सो पोइट्स ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड, ये हमारा अब नया टॉपिक है इस वक्त का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्स ड्यूरिंग द अर्ली विक्टोरियन पीरियड्स वर टेनिसन एंड ब्राउनिंग। ये दो सबसे अहम पोइट हैं, विद आर्नल्ड तीसरे नंबर पे आर्नल्ड हैं, तो तीन पोइट हो गए, ऑक्युपाइंग समवट लोअर पोजीशन। ठीक है, टेनिसन और ब्राउनिंग ये लीडिंग पोइट हैं, और आर्नल्ड भी जो है जरा लोअर रैंक दिया है। आफ्टर द पासिंग अवे ऑफ द कीट्स, अब हुआ ये कि कीट्स की, जैसे हमने लास्ट टाइम जिक्र किया, कीट्स, शैली और बायरन की अर्ली डेथ हो गई। इन द अर्ली 1820s for about 15 years the fine frenzy of the high romantics subsided and quieter mood ensued. With the abatement of the revolutionary fervor, Wordsworth's inspiration had deserted him, and all that he wrote in his later years was dull and insipid. कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने 1820 के बाद जो कुछ लिखा वो इतना काबिल नहीं है रेफर करने के, यानी पोइटिक जो उनकी सलाहियतें जी थी, जो पोइटिक स्प्रिंग था वो ड्राई हो गया था। The result was that from 1820 till the publication of the Tennyson's first important work in 1833, English poetry had fallen into the hands of mediocres. ठीक है, टेनिसन की फर्स्ट वर्क आने से पहले पहले और 20 के बाद क्या हुआ, मीडियोकर्स का टाइम था, जिसे हमने इंटेलेक्चुअल बैरन टाइम भी कहा था। It was in fact by the publication of his 2 volumes in 1842 that Tennyson's position was assured as, in Wordsworth language, decidedly the greatest of our living poets. टेनिसन एक बहुत अच्छे पोइट बन के सामने आते हैं, खासतौर पे जब उनका सेकेंड वॉल्यूम आता है। Browning's recognition by the public came about the same time with the appearance of the dramatic lyrics. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया, लास्ट पार्ट का जो आज के दिन का। ड्रामेटिक लिरिक्स 1842 में इन्होंने लिखा था, और आप आगे चल के देखेंगे कि ड्रामा वर्ड और ब्राउनिंग बड़ा क्लोज रिलेटेड है। जब भी किसी पोएम के साथ ड्रामेटिक वगैरह का वर्ड आता हो तो आपका ख्याल जाना चाहिए ये ब्राउनिंग हो सकता है। Although Paracelsus and Sordello had already been published, the early poetry of both Tennyson and the Browning was imbued with the spirit of romanticism, but it was romanticism with a difference. हमने जैसे कहा था ना कि विक्टोरियन एज के अंदर एक मिक्स्ड रिलेशन मिलेगा आपको, कुछ तो रोमांटिसिज्म के ट्रेंड को फॉलो करेंगे, कुछ क्लासिक्स को फॉलो करेंगे, यानी दोनों का एक ही एज में दोनों के फॉलोअर हैं। तो टेनिसन और ब्राउनिंग जो है ये दोनों रोमांटिसिज्म के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन एक फर्क के साथ, बिल्कुल स्लेविश कॉपी नहीं है उनकी, इनकी अपनी एक ओरिजिनल थिंकिंग है। वो क्या है, टेनिसन रिकॉग्नाइज्ड एज एफिनिटी विद बायरन एंड कीट्स। एक तो इनका एक ये फर्क है, टेनिसन बायरन के करीब है और कीट्स के करीब है, एंड ब्राउनिंग विद शैली। ठीक है, ब्राउनिंग जो है ना वो शैली के ट्रेंड को फॉलो करता है, बट द रोमांटिसिज्म नो लॉन्गर इम्प्लाइड एन एटीट्यूड ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट कन्वेंशनल मोड्स। लेकिन इनमें रिवोल्ट नहीं है, जिस तरह बायरन में रिवोल्ट था, ये शैली अपने टाइम को उस तरह से उसके अगेंस्ट लिखता था, और बायरन तो बहुत ही सख्त खिलाफ था। The revolutionary fervor which inspired the poetry of the great romantic poets had now given place to an evolutionary conception of the progress. अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया था, रेवोल्यूशन नहीं, उस वक्त तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन शायरों को मुतासिर कर रहा था। ये जो रोमांटिक्स थे टेनिसन और ब्राउनिंग, ये कौन से रोमांटिक थे, ये एवोल्यूशनरी रोमांटिक, ये किस पे यकीन रखते थे, एवोल्यूशन के ऊपर। और आपको पता है डार्विन ने नजरिया दे दिया था कि एवोल्यूशन हो रहा है, और वो बात काफी मकबूल हो रही थी। द कंसेप्शन ऑफ द प्रोग्रेस प्रोपगेटेड बाय द राइटिंग्स ऑफ द डार्विन, बेंथम एंड देयर फॉलोअर्स। तो ये रेवोल्यूशन नहीं, ये एवोल्यूशन के पीछे थे। Though the writers of the new age still persisted in the deriving inspiration from the past ages, yet under the spell of the marvels of science, they looked forward rather than backward. एक और फर्क क्या था, वो लोग माजी में के देखते थे, उनकी नज़में आप देखें तो मिडल एजेस के बारे में है, ला बेल्ट एंड सन्स मर्सी आपने देखा कीट्स की, तो वो अक्सर जो है ना वो नाइट्स के बारे में लिखते हैं, मिडल एज के बारे में लिखते हैं, या कुबला खान की तरह वो दूर दराज
इलाकों की तरफ लिखते हैं, एग्जॉटिक प्लेसेस होती हैं और दूर भी होती हैं, टाइम और प्लेस दोनों एतबार से पास्ट में चले जाते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये साइंस से मुतासिर हैं, डार्विन से मुतासिर हैं, एवोल्यूशन की बात करते हैं और साथ साथ फॉरवर्ड है, आगे की तरफ बात करते हैं, पीछे नहीं जाते, आगे की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। The dominant note of the early Victorian period was therefore contained in Browning's memorable line, "The best is yet to be." ये ब्राउनिंग की बड़ी यादगार लाइन है उनकी एक पोएम से है, और ये क्या है, द बेस्ट इज येट टू बी, कि जो बेहतरीन है वो तो अभी आना है, तो आगे की तरफ। Tennyson found spiritual consolation in contemplating the one far of divine event to which the whole creation moves. Faith in the reality of the progress was thus the main characteristics of the early Victorian. जो अर्ली विक्टोरियन पोएट हैं उनका उनके अंदर एक प्रोग्रेस का एक फेथ पाया जाता है कि डिवाइन एक बड़े लार्जर सिस्टम की वो बात करते हैं. Doubt, skepticism and the questioning became the main characteristics of the later Victorian period. ठीक है, तो फेथ जो है, फेथ एंड द रियलिटी ऑफ द प्रोग्रेस जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है दोनों पोइट्स में, ये अर्ली विक्टोरियन जो है ना, इसमें ये कलर गालिब है, और जो लेटर विक्टोरियन जो लोग आएंगे उनमें डाउट, स्केप्टिसिज्म और क्वेश्चनिंग ज्यादा होगी. तो दो तीन पॉइंट्स हमने कहा था हम जिक्र करेंगे, या एक आध कोई और देख लेंगे. वो इनमें सबसे पहले आते हैं एल्फ्रेड टेनिसन, फर्स्ट विक्टोरियन पोएट, जिनकी बुक आने से ही तो विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है. एल्फ्रेड टेनिसन 1809 में इनकी बर्थ होती है, 1892 में इनकी डेथ होती है. Tennyson is the most representative poet of the Victorian age. His poetry is a record of intellectual and spiritual life of the time. यानी अगर आप इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लाइफ देखना चाहते हैं तो सही स्पिरिट ऑफ द एज इन्होंने कैप्चर किया अपनी लाइन के अंदर. Being a careful student of the science and philosophy, he was deeply impressed by the new discoveries and speculations which were undermining the orthodox religion and giving rise to all sort of doubts and difficulties. तो अपने टाइम का जो नॉलेज है, साइंस और फिलोसफी, स्पेशली जो साइंस था और उसके बारे में बड़ी बड़ी थिंकिंग आ रही है, बड़ी बुक्स आ रही थी, जिससे थिंकिंग चेंज हो रही थी, इनको भी ऐसी चीज़ों ने बहुत मुतासिर किया. Darwin's theory of evolution, which believed in the struggle for existence and survival of the fittest. ये दो बड़े आपको वॉच वर्ड्स नजर आते हैं डार्विन की थ्योरी के, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस and the survival of the fittest, especially upset and shook the foundation of the religious faith. तो डार्विन की इस बुक जिसका नाम था, जिसमें ये थ्योरी दी गई, वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें बाइबल में बने बयान किए गए जो सच थे उनको चैलेंज कर दिया था डार्विन ने. Thus there was a conflict between science and religion, doubt and faith, materialism and spiritualism. तो एक ऐसी एज थी जिसमें एक तरफ मटेरियल डेवलपमेंट हो रही थी, कंट्री एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरर हो रही थी, मशीनें बढ़ रही थी लाइफ के अंदर, और फेथ की जगह अब डाउट आ चुका था. क्योंकि साइंस का आपको पता है पहला ही वर्ड है कि डाउट करेंगे तो आपको पता चलेगा, नॉलेज मिलेगा. और रिलीजन का तो पहला वर्ड ही फेथ होता है, फेथ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे वरना नहीं बढ़ सकते. और साइंस में है कि डाउट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे वरना नहीं बढ़ सकते. दोनों का तरीका बिल्कुल अपोजिट है. These two voices of the Victorian age are perpetually heard in Tennyson work. तो टेनिसन के काम को अगर हम पढ़ें तो टेनिसन के काम में हमें ये सारा अक्स नजर आता है, साइंस का और रिलीजन का जो टसल है, ठीक है, फेथ और डाउट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें टेनिसन के वर्क में नजर आते हैं. और टेनिसन, एक बात ध्यान में रखिए कि ये सारे अपने दौर के क्रिटिक्स हैं. तो ये रोमांटिक एलिमेंट को यानी फेथ को फॉलो करेंगे, रिलीजन को और स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगे लोगों को. यानी इन्होंने रोकने की कोशिश की कि ये चीजें ना बढ़े. कौन सी ना बढ़े? साइंस, डाउट और मटेरियलिज्म ना बढ़े. लेकिन साइंस से मुराद इल्म जरूर बढ़े, आई मीन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ साइंस ना बढ़े, लेकिन शायद ये रोक ना पाए. इंग्लैंड आज बहुत डिफरेंट है. इन मेमोरियम, more than in any other contemporary literary work, we read of the great conflict between faith and doubt. उनकी जो नज्म है इन मेमोरियम, जो हमने पहले यहाँ पे अभी मेंशन की है, तो ये फेथ और डाउट का यहाँ में कॉन्फ्लिक्ट देखने में मिलता है. Though he is greatly disturbed by the constant struggle going on in the nature
which is read in tooth and claw, is belief in evolution, studies and encourages him to help him to look beyond the struggle towards the one far off divine event to which the whole creation moves. जैसे पहले इनकी लाइन हमने पढ़ी है, एक ऐसे तो इन्होंने इनको कॉन्फ्लिक्ट तो नजर आ रहा था चीज़ों के अंदर। जब आप साइंस फलसफा ये चीज़ पढ़ते हैं तो फिर आपको लाइफ में फितरत कैसे मूव कर रही है, नेचर कितनी बेरहम है और बेरहमी से ये वाकयात होते हैं। तो इनको समझ नहीं आती थी कि इन दोनों के दरमियान आखिर क्या है, और फिर ये एक टोटलिटी में चीज़ों को भी इन्होंने देखना शुरू कर दिया, बहुत दूर एक डिवाइन इवेंट की तरफ, जहाँ पे क्रिएशन सारी इन टोटलिटी में पूरी कायनात को समझा जा सके, और जो माइनर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं उनको बड़े लेवल पे देखा जाए कि ये डिवाइन प्लान है। Tennyson's poetry is so much representative of his age that a chronological study of it can help us to write its history. तो अगर हम इनकी बुक को देखें, इनके काम को, तो इन्होंने अपने टाइम का जो स्केप्टिसिज्म डेवलप हो चुका था, जो डाउट और ये जो कॉन्फ्लिक्ट की एज है, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने एक हिस्टोरियन की तरह अपनी पोइट्री के अंदर उसको मेंशन किया है। यानी हिस्ट्री ऑफ थॉट जो है वो सारी इनके अंदर मौजूद है। Thus his Locksley's Hall of 1842 reflect the restless spirit of a young England and its faith in science, commerce, and the progress of mankind. In Locksley Hall, 60 years after 1866, इनकी Locksley Hall इनकी दो poems है, in 1842 में, और Locksley Hall in 60 years after अलग poem है 1866, the poet gives expression to the feeling of the revulsion around against the new scientific discoveries. साइंस की नई नई चीज़ें बन के आ रही हैं, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नई डिस्कवरीज हो रही हैं, लेकिन ये अपनी डिसकंटेंट शो करते हैं उसके अंदर. We threatened the very foundation of the religion and against commerce and industry which had given rise of some very ugly problems as a result of the sordid greed of gain. ठीक है, ग्रीड ऑफ गेन, एक मटेरियलिज्म डेवलप हो चुका है, प्रैग्मेटिक्स होते जा रहे हैं लोग, उनमें ये डेवलप हो रही है, एक लालच एक डेवलप हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कलेक्ट करने की एक दौड़ शुरू हो गई है। यानी इस तरह के अगली प्रॉब्लम्स, और जिस तरह से लोगों से काम लिया जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, एक लोअर क्लास डेवलप हो रही है, जो वर्किंग क्लास है उनके उनके लिए कोई सहूलतें नहीं है। आगे आप देखेंगे कि नॉवलिस्ट जो है डिकन खास तौर पे ये जो अगली प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी है इनको हाईलाइट करता है। इन द प्रिंसेस एक और इनकी पोएम है, इन द प्रिंसेस, उनमें देखें तो अब क्या प्रॉब्लम है वो इसको डिस्कस करेंगे। टेनिसन डेल्ट विद एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द डे। उस टाइम एक और प्रॉब्लम आ रहा था, क्या था? दैट ऑफ द हायर एजुकेशन ऑफ द वुमेन। अब ये डिस्कस हो रहा था कि खवातीन की आला तालीम के बारे में, एंड देयर प्लेस इन द फास्ट चेंजिंग कंडीशन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। तो इस पोएम में द प्रिंसेस के अंदर वो एजुकेशन ऑफ द वुमेन और उनकी प्लेस ऑफ सोसाइटी को डिस्कस करते हैं। In Maud, इनके एक और पोएम है Maud, he gave expression to the patriotic passion aroused on account of the Crimean War। तो ये एक patriotic पोएम है Maud जो है, जो इन्होंने क्रीमियन वॉर पे लिखी थी। अब क्रीमियन वॉर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा मेंशन मैंने कर दिया है। Was military conflict fought from October 1853 to February 1856 in which Russia lost to an alliance made up of the Ottoman Empire। उस वक्त एक ऑटोमन एम्पायर थी जो बाद में ये ख़त्म कर दी। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इसके टुकड़े कर दिए गए थे, तो उस वक्त ये मौजूद थी। तो इनके साथ रशिया का एक अलायंस वो ब्रेक हुआ था। एंड द यूनाइटेड किंगडम, सार्डिनिया एंड द फ्रांस, द इमीडिएट cause of the war involved the rights of the Christian minorities in the Holy Land, then a part of the Ottoman Empire। द होली लैंड जो है उस वक्त पार्ट थी ऑटोमन एम्पायर का, तो वहाँ क्रिश्चियन के राइट्स के लिए इनके दरमियान एक प्रॉब्लम हुआ। तो यूँ समझें कि ऑटोमन एम्पायर और क्रिश्चियन वर्ल्ड के दरमियान एक ये स्ट्रगल थी, क्रिमियन वार। तो ये इन्होंने उस पर एक पोएम लिखी। सल्तनत उस्मानिया को कहते हैं ऑटोमन वार। इन Aedelus of Kings, in spite of the medieval machinery, contemporary problems were dealt with by the poet। तो Aedelus of the Kings आल्दो थोड़ा पास्ट को मेंशन किया गया, लेकिन उसके बावजूद एक एलिगोरिकल वे में
प्रेजेंट टाइम को ही डिस्कस किया गया, उसके प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया। Thus, in all these poems, the changing moods of the Victorian age are successively represented. Doubts, changing mood क्या था कि doubts थे, misgivings, hopefulness, etc. सारा कुछ जो है, यानी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री ऑफ थॉट, वो हमें मिलती है टेनिसन की पोएम्स के अंदर. Taking Tennyson's poetry as a whole, we find that in spite of the varieties of the moods, it is an exposition of the cautious spirit of the Victorian liberalism. He was essentially the poet of law and order as well as of progress. आप इसे कह सकते हैं कि ये, मैंने जैसे पहले बताया ना, इनकी एक लाइन है ना जिसमें डिवाइन लॉ, बड़े ऑर्डर की वो बात करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की वो बात करेंगे, एक लार्जर डिवाइन लॉ एंड ऑर्डर की तरफ वो देखते हैं और माइनर कॉन्फ्लिक्ट को उसके अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. He was the great admirer of English traditions and though he believed in the divine evolution of things. ठीक है, इन्होंने जैसे उन्होंने एवोल्यूशन की बात की, नेचुरल एवोल्यूशन की, तो टेनिसन ने क्या बात की, डिवाइन एवोल्यूशन की. मैंने कहा एक डिवाइन एवोल्यूशन भी हो रहा है. द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. ठीक है, कि हमेशा तब्दीली आती रहती है, एक के बाद दूसरा, खुदा ही एक को लाता है और फिर दूसरा सिस्टम लेके आता है ताकि चेंज आता रहे, चेंज से फ्रेशनेस आती है. He was like a true Englishman against anything that smacked the revolution. तो एक बिल्कुल जैसे कि इंग्लिश लोगों का ओवरऑल हम कहते हैं ना कि उनके अंदर एक एक रुजत पसंदी पाई जाती है, एक रिजिडिटी पाई जाती है, कंजर्वेटिव्स होते हैं ज़्यादा. इसी वजह से आपने देखा होगा कि आजकल भी जबकि उनकी क्वीन जो है उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, पॉलिटिकल इख्तियारात ख़त्म हो चुके हैं उनके पास, सारे इख्तियारात ग्रेजुअली पार्लियामेंट में ले लिए हैं और अब वहाँ पे एक प्योर डेमोक्रेसी है, लेकिन उनके यहाँ फिर भी क्वीन और किंग का वो सिस्टम बरकरार है, सिर्फ दिखावे के लिए. सिर्फ ये है कि वो कंजर्वेटिव्स हैं और अपनी चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं जल्दी. But the real greatness of the Tennyson as a poet lies in his being a supreme artist. ठीक है, टेनिसन की जो ग्रेटनेस है, आइडियाज में तो मैंने आपको पहले बताया कि ये वही डिवाइन बड़े ऑर्डर और लॉ को देख रहे हैं, उसमें प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को अब सम अप करते हैं और ज़्यादा ये साइंस के वजह से होने वाली जो टेक्नोलॉजी और फिर माशरे में जो होने वाला मटीरियलिज्म है, लोगों का स्पिरिचुअल की बजाय मटीरियलिस्टिक हो जाना है, उस पर ये बहुत परेशान है और उस सूरत हाल को कैप्चर भी करते हैं. और ज़्यादा ये एक इनकी रोमांटिक अप्रोच है, पास्ट को आइडियलाइज करने वाले इंसान है, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो कहते हैं कि एज एन आर्टिस्ट ज़्यादा बेहतर है. द आइडियाज कंटेन इन हिज पोएम्स आर ऑफन कंडेम्ड बाय हिज क्रिटिक्स एंड इज कॉमन प्लेस एंड ही इज बेरेटेड एज ए शैलो थिंकर. बाद में इन पर तनकीद देखे कितनी सख्त होती है. क्रिटिक्स क्या कहते हैं, शैलो थिंकर है, कोई इसमें कोई थिंकिंग तो है ही नहीं. तो अगर इनकी क्वालिटी है तो वो है पोएम्स को फॉर्म करना, फॉर्म इनकी अच्छी है, कंटेंट या थॉट इतना ग्रेट नहीं है और इतना ओरिजिनल भी नहीं है, अपने टाइम की स्पिरिट को ही बस ये कॉपी कर रहे हैं. बट नो वन कैन डिनाई हिज ग्रेटनेस एज एन आर्टिस्ट. ठीक है, आर्टिस्ट होने को हम डिनाई नहीं कर सकते. ही इज परहैप्स आफ्टर मिल्टन द मोस्ट कॉन्शियंशियस एंड अकॉम्प्लिश्ड पोएट आर्टिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर. मिल्टन के बाद जो इनकी पोइट्री है कहा जाता है वो सबसे बेस्ट है आर्ट को अगर देखें. He is noteworthy for even perfection of his wonderful. ओहो, ये ठहरे भाई, कौन है, किसकी माइक ऑन हो गया है? राबिया, क्या हो गया आपको? तो वापस चलते हैं. राबिया ने हमें हमारा मोशन ब्रेक कर दिया था. तो इनका स्टाइल इन मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज है इनके ऊपर, और मोर ओवर देयर इज एन एक्सक्यूजिव एंड वेरिड म्यूजिक इन हिज वर्स. इनकी वर्स में म्यूजिक है, स्टाइल है. सम ऑफ हिज शॉर्टर पीसेस सच एज ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टीयर, आइडल टीयर्स, क्रॉसिंग द बार आर अमंग द फाइनेस्ट इंग्लिश सॉन्ग्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिस्टिंक्शन ऑफ द म्यूजिक एंड इमेजरी. तो इनमें म्यूजिक जो साउंड का जो पैटर्न है वो बहुत खूबसूरत होता है,
म्यूजिक होता है, इमेजरी अच्छी क्रिएट करते हैं, पोएम अच्छी लिखते हैं। थॉट के एतबार से फिर आप इनको ना इनके बारे में ज़्यादा सोचें। Tennyson is a master of imaginative description, which is seen at its best, The Lotus Eater. ये इसमें इनकी जो है ना मास्टरी आपको नजर आएगी कि कैसे इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन ये करते हैं। तो ये पोएम याद भी रखिएगा, द लोटस ईटर। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम द टेनिसन वाज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज एज। अपने टाइम में खैर ये काफ़ी मकबूल हुए और इन्हें कहा गया ये तो बड़े अजीम तरीन शायर हैं। बट आफ्टर हिज डेथ रिएक्शन स्टार्टेड अगेंस्ट हिम एंड ही वाज गिवन अ मच लोअर रैंक अमंग द इंग्लिश पोएट। लेकिन बाद में आने वालों ने इनके अंदर जो थॉट है ना उसको पकड़ लिया और बताया कि ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल शैलो थिंकिंग है और इसमें कोई दम खम नहीं है। हाँ, अगर वो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो पोएम अच्छी बना लेते हैं, वर्सिफायर अच्छे हैं। बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम टेनिसन्स पोएट्री रीगेन्ड इट्स लॉस्ट पोजीशन। लेकिन फिर ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी उनकी पोजीशन वापस आई एंड एट प्रेजेंट हिज प्लेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द इंग्लिश इज सिक्योर मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द आर्टिस्टिक प्रोफेशन ऑफ स्पर्स। आज भी उनको एक अच्छा शायर माना जाता है, इसलिए आर्ट की वजह, आर्टिस्टिक प्रोफेशन ऑफ स्पर्स। वहाँ जो परफेक्शन हमें नजर आती है, वर्सिफिकेशन जो है ना उनकी क्वालिटी की वजह से, थॉट की वजह से नहीं। थिंकर तो वो बड़े नहीं थे। तो दूसरे पोएट की तरफ अब हम बढ़ते हैं जी, रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरफ। सो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ब्राउनिंग वाज नॉट कंसिडर्ड एज ग्रेट एज पोएट एज टेनिसन। टेनिसन के साथ इनका कंपैरिजन करेंगे हम तो सही समझ आएगा, टेनिसन भी और ये भी। अपने टाइम में पता है टेनिसन बहुत फेमस हो गए थे और ये अपने टाइम में उतने फेमस ना हो सके, टेनिसन से बिल्कुल अपोजिट। बट आफ्टर द ओपिनियन ऑफ द क्रिटिक्स हैज चेंज इन फेवर ऑफ द ब्राउनिंग। और जब टेनिसन को क्रिटिक्स ने लताड़ दिया और कहा कि कोई हाल नहीं, खोखले शायर हैं, अंदर बात ही कोई नहीं है, तो उस वक्त उन्होंने ब्राउनिंग की बहुत वैल्यू किया। Who on the account of his depth and originality of the thoughts is ranked superior to the Tennyson। ब्राउनिंग के बारे में कहा गया कि इनकी थॉट तो बड़ी ओरिजिनल है, बहुत डीप है और बहुत पैशन और इमोशन है। तो टेनिसन में तो ये बातें नहीं थी, ये टेनिसन से बिल्कुल उलट हैं। टेनिसन जो है वर्सिफिकेशन बड़ी खूबसूरत है इनकी, फॉर्म अच्छी बनाते हैं, अंदर जो थॉट दे रहे हैं वो खूबसूरत नहीं है। और ब्राउनिंग जो है ना इनका जो आर्ट है ना वो थोड़ा कमज़ोर है, वर्सिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ केयरलेस हैं, लेकिन थॉट बहुत डीप है। ब्राउनिंग एंड द टेनिसन वर कंटेम्पररीज, बिल्कुल हम असर थे, साथ साथ थे, एंड देयर पोएटिक कैरियर्स रैन ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, बट एज पोएट्स दे रिप्रेजेंटेड ए ग्लेयरिंग कंट्रास्ट। Whereas Tennyson is first the artist and then the teacher. With Browning, the message is always the important thing, and he is very careless of the form in which it is expressed. जैसे हमने पहले बताया, ब्राउनिंग की जो फॉर्म है ना वो वीक है, वहाँ वो केयरलेस है। उनका आर्ट और फॉर्म और एक्सप्रेशन, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत हैवी है, डीप इमोशन है, थॉट ग्रेट है, और ये थॉट को ज़्यादा अहमियत देते हैं, मैसेज को, कि पैगाम अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज की कोई बात नहीं है वहाँ इतनी अच्छी है या नहीं। So Tennyson always writes about the subject which are dainty and comely. Tennyson के अगर सब्जेक्ट मैटर देखे जाए, थॉट थोड़ा वीक है, तो बहुत आम से सब्जेक्ट्स होते हैं डे टू डे लाइफ के। Browning on the other hand deals with the subjects which are rough and ugly, ठीक है, and he aims to show that the truth lies hidden in both the evil and the good. In their respective messages, the two poets differed widely. और अगर इनके मैसेज, इनके पैगाम को समझा जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं, उस पे भी ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। टेनिसन्स मैसेज रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग ऑर्डर ऑफ द एज, ठीक है, एंड इट्स सम अप इन द वर्ड लॉ। जैसे मैंने कहा ना, एक बड़ा लॉ, एक डिवाइन एवोल्यूशन, एक ग्रेटर आउटसाइड एक डिवाइन लॉ जो है, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, उसके ऊपर ये फॉलो करते हैं। ही बिलीव्ड इन द डिसिप्लिन इन द इंडिविजुअल विल एंड सबऑर्डिनेटिंग इट टू द यूनिवर्सल लॉ। ही टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल लॉ, और कहते हैं उस बड़े एवोल्यूशन को, हमें डिवाइन एवोल्यूशन को फॉलो करना चाहिए और इंडिविजुअल को सबमिट करना चाहिए उस विल के सामने। ब्राउनिंग ऑन द अदर हैंड एडवोकेट्स द ट्रायम्फ ऑफ द इंडिविजुअल विल। ब्राउनिंग इसके बिल्कुल उल्टा है, वो कहते हैं इंडिविजुअल जो है वो बिल्कुल आज़ाद है और वो खुद चीज़ें क्रिएट करता है, ओवर द ऑब्स्टैकल्स कर सकता है उसको। इन हिज ओपिनियन सेल्फ इज नॉट सबऑर्डिनेट टू बट सुप्रीम, यानी सेल्फ सबऑर्डिनेट नहीं है, एक इंडिविजुअल सेल्फ सुप्रीम है और वहाँ वो सबऑर्डिनेट है। देयर इज ए रोबस्ट ऑप्टिमिज्म रिफ्लेक्टेड इन ऑल हिज पोएट्री। हमें ब्राउनिंग की जो पोएट्री है उसमें लाइफ और एक ऑप्टिमिज्म नजर आता है,
और इंडिविजुअल लिबर्टी को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिविजुअलिटी को। जबकि टेनिसन जो है ना वो एक कलेक्टिव वे में चीज़ों को देखते हैं, एक डिवाइन ऑर्डर को देखते हैं और एक लॉ एंड ऑर्डर उनको नज़र आता है और वो समझते हैं कि उसको फॉलो भी करना चाहिए, और इंडिविजुअल की कोई हैसियत नहीं है और उसमें पैसिमिज्म भी ज़्यादा है उनके यहाँ। It is in fact because of his invincible will and the optimism that Browning is given preference over Tennyson, whose poetry betrays weakness and helpless pessimism. तो ब्राउनिंग की पोइट्री में देखें तो इंडिविजुअल क्या है, एक हेल्पलेस विक्टिम है, एक लार्जर ऑर्डर का, एक इंडिविजुअल की कोई हैसियत नहीं है। जबकि ब्राउनिंग का क्या है कि इंडिविजुअल स्ट्रांग है और ये ऑप्टिमिस्ट है, वो क्रिएटिव है और एक हेल्पलेस विक्टिम नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक विल है कुछ करने की और वो कर सकता है, उसके पास पावर है। ब्राउनिंग्स बाउंडलेस एनर्जी, चीयरफुल करेज, हिज फेथ इन लाइफ। ठीक है, ब्राउनिंग में क्या है, एनर्जी है, करेज है, लाइफ में फेथ है उनको। एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट अवेट्स बियॉन्ड द पोर्टल्स ऑफ द डेथ गिव अ स्ट्रेंज वाइटैलिटी टू हिज पोएट्री। ब्राउनिंग का जो ये भी ख्याल है कि हम तो मरने के बाद भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम तो दरिया हैं जो समंदर में उतरेंगे और एक बड़ी जिंदगी आगे शुरू हो जाएगी। तो ब्राउनिंग बिल्कुल ऑफुल है अभी की जिंदगी के बारे में भी और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के बारे में। इट इज हिज फर्म बिलीफ इन द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। उसका ख्याल है कि हमारी रूह कभी खत्म नहीं होगी, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हिज जनरस ऑप्टिमिज्म, ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड इन द पिपा पासिस। द पिपा पासिस जो इनकी पोएम है, वहाँ ये आफ्टर लाइफ के बारे में हमें ऑप्टिमिस्टिक जो है ना व्यूज मिलते हैं। Thus, in an age when the minds of the men were assailed by the doubt, आपको पता है एज ऑफ साइंस सी डाउट जो है ना वो किया जा रहा था हर चीज के ऊपर, ब्राउनिंग स्पोक द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स ऑफ द होप एंड फेथ। तो ब्राउनिंग के बारे में आपको याद होगा किसको फॉलो कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, ये किस रोमांटिक को फॉलो करते थे, क्या हमें से कोई बता सकता है? इनमें होप और फेथ हमें नजर आती है। ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी, ये इनकी फेमस लाइन है, याद रखिएगा। ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी, बेस्ट तो अभी आना है, आगे की तरफ ये देखते हैं। और यकीनन आप गैस कर लिया होगा, ये शैली को फॉलो करते हैं, गोल्डन एज का ड्रीम देखते हैं, ये इनके उस्ताद थे शैली। इन अनदर वे आल्सो ब्राउनिंग प्रेजेंट्स ए कंट्रास्ट टू द टेनिसन। एक और भी है इनके दरमियान फर्क, वो क्या है, वेयर इज टेनिसन्स जीनियस इज मेनली लिरिकल, ब्राउनिंग इज प्रीडोमिनेटली ड्रामेटिक। ठीक है, अगर इनको यहाँ पे भी इनका मुकाबला करें तो दो तरह से हम देख सकते हैं। टेनिसन में लिरिसिज्म ज्यादा है, वो लिरिक्स हैं उनके अच्छे हैं, उनमें पता है म्यूजिक है, पोइट्री के अंदर रिदम है, एक राइम है और लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, फॉर्म वैसे ही बड़ी अच्छी क्रिएट करते हैं। ब्राउनिंग में डोमिनेंट चीज है ना वो है ड्रामेटिक। मैंने याद है कहा था कि ड्रामा जो है ना, ड्रामेटिक वर्ड आएगा तो आपको याद आएगा ब्राउनिंग। ठीक है, एंड हिज ग्रेटेस्ट पोएम्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। इनकी अजीम तरीन नज़में हैं, ज़्यादातर वो डायलॉग और मोनोलॉग्स हैं, ड्रामेटिक हैं सारी की सारी, उनके नामों में भी ड्रामा वर्ड आता है। ब्रीफली, being chiefly interested in the study of the human soul, he discusses in the poem after poem in the form of the monologue or dialogue the problem of life and consciousness. उनका ज़्यादा दिलचस्पी यही थी ह्यूमन सोल के बारे में, उनके एटर्निटी के बारे में ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते हैं, लाइफ के बारे में लिखते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं, इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं, एंड ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत होपफुल है। एंड इन ऑल ऑफ them Browning himself is the central character and he uses the hero as his own mouthpiece. खुद ही सेंट्रल कैरेक्टर में होते हैं और हीरो इनका माउथपीस होता है। इन हिज फर्स्ट पोएम पॉलिन 1833 में आती है, इनकी बड़ी अच्छी पोएम है पॉलिन, विच इज अ मोनोलॉग एड्रेस्ड टू द पॉलिन ऑन द इंसिडेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोल, इज ऑटोबायोग्राफिकल। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें पॉलिन को एड्रेस करते हैं और उनकी जो बातचीत है वो डेवलपमेंट ऑफ द सोल के बारे में ही है। फ्रेगमेंट ऑफ द पर्सनल कन्फेशन अंडर थिन ड्रामेटिक डिस्गाइज, यानी अपने बारे में एक्चुअली बता रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में। हिज पैरासिलिस जो है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा विद 4 कैरेक्टर। अब इस पोएम के अंदर फिर ड्रामा वाली सिचुएशन है। ठीक है, पैरासिलिस के अंदर drama with 4 characters is also a story of the incident in the development of the soul, a Renaissance physician in whom true science and the charlatanism were combined. Paracelsus has the ambition of attaining truth and transforming the life of man.
डिफरेंट करेक्टर्स हैं, उनकी बात होगी। Renaissance physician है इसके अंदर. For this purpose, he discards the emotion and the love and fails on account of this mistake. Browning in his poem also uses the hero as mouthpiece of his own ideas and inspiration. ये हमेशा ही इनके जो हीरोज होते हैं, यानी इनकी नज़में होती हैं, उनमें ड्रामा होता है और उनमें हीरोज होते हैं और वो माउथ पीस होते हैं इनके आइडियाज़ के बारे में. और वो क्या है, वो हमेशा गोल्डन एज की तरह, शैली की तरह ऑप्टिमिस्टिक है और इंडिविजुअल जो है क्रिएशन, इमेजिनेशन और लिबर्टी पर बिलीव करते हैं कि वो कर सकता है इंसान कुछ. सो पैरासेल्सिस वाज फॉलोड बाय सॉर्डेलो. एक उनकी पैरासेल्सिस के बाद सॉर्डेलो आती है, विच इज अगेन द स्टडी ऑफ द सोल. इट नरेट्स इन हेरोइक वर्ड्स द लाइफ ऑफ अ लिटिल नॉन इटालियन पोइट. उनकी लाइफ के बारे में है कि किस तरह वो अपनी सोल को डेवलप करते हैं. In Pippa Passes, ये पहले भी mention हुई है, 1841, Browning produced a drama partly lyrical and consisting of the isolated scenes. Here he imagined the effect of songs of a little working girl strolling about during a holiday on the destiny of a very different persons who hear them in turn. सॉन्ग सुनता है एक आदमी लिटिल गर्ल का और फिर किस तरह उस पर इफेक्ट्स होते हैं. It was the publication of the series of the collection of the disconnected studies, chiefly monologues, that Browning's reputation as a great poet was firmly established. These volumes are dramatic lyrics. ये इनकी फेमस वॉल्यूम्स हैं, वर्क्स हैं. देखा वर्ड ड्रामा कितना आ रहा है इनके अंदर. ड्रामेटिक लिरिक्स 1842, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स 1845, men and women 1855, dramatis persona 1864 and dramatic idyls या idols 1879. तो मैं तो अपने टाइम में जब इनको याद करना होता था तो मुझे पता होता था किसी पोएम में अगर ड्रामेटिक वर्ड आ गया तो वो ब्राउनिंग ने ही लिखा हुआ. The dramatic lyrics in these collections were the poetry of a new kind in England, all of them unraveling the tangled web of their emotion and thoughts give expression to the optimistic philosophy of the poet. Some of the important dramatic lyrics are, इनके dramatic lyrics भी हैं, वो भी dramatics हैं जिन्होंने lyrics लिखे हैं. Bishop Bishop Blogger Rams, Apology 2 in the Gondola, or Porphyria's Lover, Fra Lippo Lippi, The Last Ride Together, Child's Roll into the Dark Tower Came, A Grammarian's Funeral, Rabbi Ben Ezra, Prospice and My Last Duchess. अगर कुछ आपको याद रह जाए, नहीं तो इनके ड्रामेटिक वर्ड के साथ आप इनके मोनोलॉग्स और डायलॉग्स को जरूर याद रख सकते हैं, इनकी लेंथी जो पोएम्स हैं. In 1868 to 69, Browning brought out 4 successive volumes of The Ring and the Book. चूंकि ये अलग से इनके 4 वॉल्यूम आए थे, The Ring and the Book. थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिएगा. Which is his masterpiece. कहा जाता है कि masterpiece है इनका, The Ring and the Book. 4 volumes में लाए. Here different persons concerned in a peculiarly brutal set of the murders and many witnesses gave their own versions of the same event. तो एक मर्डर हो जाता है इसके अंदर, द रिंग एंड द बुक के अंदर, और फिर डिफरेंट जो है विटनेसेस हैं, आई विटनेसेस, सब ने देखा होता है लेकिन अलग अलग वर्जन में अपनी स्टोरी सुनाते हैं, वेरिंग देम अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट इंटरेस्ट एंड द प्रेजुडिसेस. उनके इंटरेस्ट और उनके प्रेजुडिसेस हमारे सामने आते हैं, उनका जहन ओपन होता है हमारे सामने एक ही वाक्य पर. डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्टोरीज हैं. द लॉयर आल्सो हैव देयर से, इवन वकीलों के पास भी अपनी कहानी. एंड एट द एंड ऑफ द पोप सम्स अप द केस. The 10 long successive monologues contain the finest psychological studies. अगर हम इसको देखें तो पढ़ें तो ये जबरदस्त psychological studies हैं of the characters over attempted by the poet. In fact, Browning is mainly remembered for the astonishing vigor and the hope that characterize all his work. He is the poet of love, life, and the will to live. ठीक है, ये पोएट किस किस्म के थे, जो लव और लाइफ और जैसे बिल्कुल शैली की तरह एंड विल टू लिव इनके अंदर नजर आता है. तो एक और कॉन्सेप्ट है विल टू पावर, वो किसका है, क्या कोई बता सकता है? विल टू पावर का जो नजरिया है, विल टू लिव, तो इनके यहाँ हमें नजर आ गया ब्राउनिंग के. हेयर एंड बियॉन्ड द ग्रेव, एज ही सेज इन द सॉन्ग द डेविड इन हिज पोएम सोल, क्या मरने के बाद भी मतलब नहीं मरेंगे. हाउ गुड इज मैन्स लाइफ, द मियर लिविंग, हाउ फिट टू एम्प्लॉय all the heart and the soul and the senses forever enjoy. थोड़ा सा फॉल्ट भी देख लें, हमारे पास 3 मिनट आ रहे हैं.
द चीफ फॉल्ट ऑफ द ब्राउनिंग पोएट्री इज ऑब्सक्योरिटी. अगर फॉल्ट क्या इनका वो है ऑब्सक्योर कर देते हैं. दिस इज मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट हिज थॉट इज often obscure or subtle that language cannot express it perfectly. और लैंग्वेज पर वो है भी केयरलेस थोड़े से. Being interested in the study of the individual soul, never exactly alike in any of the two, he seeks to express the hidden motives and the principles which govern individual action. Thus, in order to understand his poems, the reader has always to be mentally alert, otherwise, he fails to understand his fine shades of psychological study. To a certain extent, Browning himself is to be blamed for his obscurity. जो इसका problem है वो क्या है? Obscurity. यानी उलझा देते हैं, समटाइम मुश्किल हो जाता है ग्रास्प करना, बिकॉज ही इज केयरलेस एज एन आर्टिस्ट. हिज स्ट्रेंथ क्या है? हिज जॉय ऑफ लाइफ, हिज रोबस्ट फेथ, हिज इनविंसिबल ऑप्टिमिज्म enter into the life of a serious reader of his poetry and make him a different man. That is why, after 30 years of the continuous work, his merit was finally recognized and he was placed beside Tennyson and even considered greater than the Tennyson. In the opinion of some critics, he is the greatest poet in English literature.